हेलो विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 की परीक्षा विज्ञान की 4 मार्च 2025 को आज संपन्न हो गई विज्ञान की। और मेरे पास ये विज्ञान विषय का जो पेपर कोड है 824 CL है। इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो गलत पूछा गया है यूपी बोर्ड द्वारा। बोर्ड गलती कर सकता भैया, बच्चे गलती ना करें, बोर्ड गलती कर सकता है। गलत क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का चौथा क्वेश्चन। चलिए खैर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब, पूरी एनसीईआरटी भाषा, वस्तु का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का बनता है तो बिंब कहां रखा है? सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन है फोकस पे दर्पण के दर्पण के वक्रता केंद्र फोकस के बीच, मतलब C/F के बीच, या वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र अनंत के बीच। तो इसका जवाब है सी। पहले का जवाब है सी। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, पहले का क्या है? सी है। ठीक है, वक्रता केंद्र पे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये अवतल दर्पण बना लिया मैंने, ठीक है, और इसका केंद्र पता करने के लिए ये मैंने हल्का गोला बना लिया। ये मैंने मुख्य अक्ष बना दिया, सॉरी, ये मैंने बना दिया मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, और ठीक बीच में ये है मुख्य फोकस और ये अनंत। मैंने वक्रता केंद्र पे वस्तु रखूंगा तो एक मुख्य अक्ष के समांतर ले ली मैंने वस्तु के हेड से, और ये परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होके लौटेगी और फोकस से डालेंगे तो ये प्रकाश के फोकस से होते हुए जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो ये वक्रता, ये किरणें मुख्य अक्ष के नीचे काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहां पे किरणें काटती वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ किरणें जो है वक्रता केंद्र पे काट रही हैं। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब ये है, प्रतिबिंब ये है, वास्तविक मतलब शीशे से बाहर बन रहा है, या स्क्रीन लगा देंगे, पर्दा लगा देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और बिंब के साइज का है, ये बिंब के साइज का है। ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू, साइड से देखेंगे, पार्श्व से देखेंगे तो वो जो कह रहा है देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़ा दिखेगा। ये सब जानते हैं भाई। आपने अगर कांच के किसी बर्तन में आप जो है अपनी आंखों से, अरे हवाई नहीं बेटा, ये जो है यहाँ पे कोई प्रेक्षक है तो इसमें डला हुआ, ये पानी से भरा है तो ये जो है नींबू बड़ा दिखेगा, और ये सब हो रहा है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ये इसे है तो ये एक्चुअल में नींबू ऐसा, और दिख कैसा रहा है? बड़ा। तो प्रकाश किरणों के मुड़ जाने की वजह से ऐसा होता है, मुड़ जाने की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो दूसरे का होगा इसमें डी ऑप्शन, अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन नहीं होगा, ध्रुवण नहीं होगा, प्रकीर्णन स्कैटरिंग नहीं होगा, अपवर्तन होगा। तो इसका उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है? अपवर्तन के कारण। परावर्तन तो नहीं होगा, ध्रुवण भी नहीं होगा, पोलराइजेशन, ध्रुवण थोड़ी होगा इसका। ठीक है, प्रकीर्णन नहीं होगा, और इसका जवाब है अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फिजिक्स में से, विज्ञान के भाग फिजिक्स खंड अ में से चल रही है, खंड अ, सेक्शन ए। ठीक है, खंड अ के चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाँ, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का विस्तार, उसका रेंज क्या है? तो सब जानते हैं कि ये जो है हमारा नेत्र है, ये हमारा नेत्र है। हमारा नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की डिस्टेंस तक की सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु अक्षर क्लियर दिखाई देंगे, और अनंत तक, यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पे होता है। तो यहां कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है 25 से 100 मीटर। नहीं, तारों तक देख सकते हैं हम,
25 से लेकर तारों तक 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब है बी। तीसरे का है बी, तीसरे का है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया भाई साहब। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 4 मार्च विज्ञान के भाग भौतिक में खंड अ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चौथा गलत पूछा गया है। पूछा इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का भैया अवतल लेंस का सवाल है ये, अवतल लेंस का सवाल है ये। फोकस दूरी नेगेटिव में लेते हैं अवतल लेंस की। कह रहा है अक्ष पे कोई बिंब रखा है और प्रतिबिंब उसका जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर। उसे प्रतिबिंब नहीं कहना चाहिए था, बिंब कह देता, प्रतिबिंब पूछ लेता। ठीक है, चलो प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो उसने कहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दिख रहा होगा ना आपको, दिख रहा होगा क्या कह रहा है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, बस ये गड़बड़ है। फिर उसने बिंब की दूरी पूछी है, लेंस से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। आप जानते हैं कि यह गलत पूछा गया है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, फोकस के दायरे में बनाता है। अवतल लेंस से कभी भी जो प्रतिबिंब है आभासी वो उसके फोकस से आउट नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, देखिए ये अवतल लेंस है, ठीक है, और ये मैंने मुख्य अक्ष बना लिया, ये मैंने फोकस बना लिया, ये बना दिया, ये अनंत, ये अनंत। ठीक है, पहला चित्र बनाता हूं मैं, पहला चित्र, ये समांतर के ले लो, ये समांतर के ले लिए, अनंत से समांतर के पैरेलल कर जाती मुख्य अक्ष के। तो ये अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये सब जानते हैं सब। तो ये इस तरह फैलाता है कि पीछे फोकस बिंदु से आती प्रतीत होती है, और ये किरणें इधर की तरफ तो काटेंगी नहीं, फैल गई हैं, और जहां किरणें काटेंगे नहीं वहां प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। किरणें कहां काटती प्रतीत हो रही हैं, यहां फोकस बिंदु पे, तो अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। पूरी बात समझ में आ रही है? फिर मैं दिखाता हूं, ये फोकस, यही क्वेश्चन गलत पूछा है बोर्ड में। अब मैं वस्तु को यहां ले आता हूं, थोड़ा पास ले आता हूं लेंस के अनंत और एफ के बीच में। तो देखिए ये समांतर के ले ली मैंने मुख्य अक्ष के, और ये इस तरह से फैल गई जैसे लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आती प्रतीत होगी। और एक मैंने प्रकाशिक केंद्र से ले ली, तो ये यहाँ काटेगी या काटती प्रतीत हो रही है। तो फोकस के दायरे में भाई साहब, फोकस के दायरे में प्रतिबिंब बनेगा। अब बताइए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है पेपर में, और प्रतिबिंब बनने की रेंज क्या है, 20 ही है। 20 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है प्रतिबिंब की दूरी 30 हो ही नहीं सकती है। एक तो बात ये है भाई, ये गलत पूछा है इसलिए कि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकती है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, फोकस के दायरे में प्रतिबिंब बनाता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता, केवल एक ही नेचर का बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। अब देखो U, जिसे कैलकुलेशन करते लास्ट में नेगेटिव आना चाहिए और पॉजिटिव आएगा। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। 1/f माइनस 20 बराबर 1/b, कितना दिया है, माइनस का 30, और ये माइनस का 1/u। ठीक है, अब ये पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/30 बराबर माइनस 1/u। 20 30 का एलसीएम 60, 20 से 60 3 बार, माइनस चिन्ह, 30 से 60 2 बार, प्लस चिन्ह बराबर माइनस बाई यू, -3 + 2 -1/60 बराबर -1/u। अब आप देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस के चिन्ह है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो u कितना आएगा, 60। कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है भैया, ये भी गलत है। इसका मतलब है अगर u और b के साइन अपोजिट है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस कभी बनाते ही नहीं भाई साहब। और u और b अगर सेम चिन्ह के होते हैं, जैसे v और b, u अगर नेगेटिव आता तो इसका मतलब है जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, और आभासी प्रतिबिंब का होता ही यही है। तो u को नेगेटिव आना चाहिए था, u पॉजिटिव आ रहा है कैलकुलेशन द्वारा, तो कैलकुलेशन के लिहाज से भी ये क्वेश्चन गलत है, भौतिकी रूप से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन गलत पूछा गया भाई साहब।
भाई अपोजिट साइन आ रहा है तो इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जैसे दूसरी तरफ बनेगा भाई, जैसे बाईं तरफ वस्तु है तो दाईं तरफ क्या कहते हैं, ये जो साइन रखे जाते हैं वो केवल साइड की वजह से तो रखे जाते हैं। तो अगर बाईं तरफ वस्तु है तो दाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब नेगेटिव साइड वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा राइट साइड में, इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन अवतल लेंस कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते ही नहीं है, यानी u और b दोनों नेगेटिव आता, अगर ये नेगेटिव आता तो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं दोनों चित्र में, इधर वस्तु है, इधर वस्तु है और इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है इसी साइड में। तो u का साइन और v का साइन एक जैसा आता है, u का साइन पॉजिटिव आ रहा है कैलकुलेशन से, यानी ये क्वेश्चन करते हैं b से कम देना चाहिए था प्रतिबिंब की दूरी, तब तो सही था। तो सभी को बोनस नंबर मिल सकता है इस पर, सभी विद्यार्थियों को जिनके पास ये वाला कोड गया है 824 CL, और मिलना चाहिए। हाँ, बच्चे गलती ना करें, बोर्ड गलती कर सकता है, बच्चे गलती ना करें, बच्चों को हक नहीं है गलती करने का, बोर्ड परीक्षा को हक है। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद को हक है गलती करने का, विद्यार्थियों को नहीं है। नंबर 4, तो नंबर 4 का तो क्या गलत प्रश्न, रॉन्ग, गलत प्रश्न है भैया, ये गलत प्रश्न पूछा है, गलत प्रश्न पूछा है, ये गलत प्रश्न पूछा है ये चौथा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, दो प्रतिरोध जुड़े हैं, ये ठीक है, ये बैटरी है समांतर क्रम में, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ठीक है, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, दो प्रतिरोध 10-10 ओम के हैं। संयोजन के सिरों पे 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू पूछा है, तो क्यू पूछा है तो क्यू बराबर होता है IT, IT टाइम दिया है 1 सेकंड, ठीक है, इसका मतलब I पे जाना है। अब I पे जाना है तो I बराबर होता है, यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है V/R, V दिया है, लेकिन अब ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो शुरुआत यहां से होगी। तो समांतर क्रम में अगर एक जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समांतर क्रम में अगर एक जैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होता है R/N, शॉर्ट फॉर्मूला 10/2, तो ये हो जाएगा 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 5 ओम आया। अब ये I बराबर V/R, ये 5Y, ये वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस तुल्य कितना आया है 5 ओम, तो ये हो जाएगा I बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो Q बराबर IT से I की वैल्यू आई है 2, टाइम है 1 सेकंड, तो 2 कूलम प्रति सेकंड, 2 कूलम प्रति सेकंड, बोलिए 2 कूलम पर सेकंड आएगा इसका जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, 5 का B, 5 का B है, 5 का B। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन गलत पूछा है। 5वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी छठवां क्वेश्चन देखिए। ये 2 कॉलम दिए गए हैं, इधर भौतिक राशियां, उधर इनके मात्रक है। तो छठवें क्वेश्चन में 2 कॉलम है, इधर है विद्युत प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश, इधर इनके मात्रक है कूलॉम, दूसरा है वाट घंटा, तीसरा है जूल प्रति कूलॉम, और चौथा है ओम मीटर। तो देखिए यहां पे देखते हैं, जो प्रतिरोध होता है विद्युत प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलॉम यानी वोल्ट, V बराबर W/Q।
B बराबर W/Q से, जूल प्रति कूलम। ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा। ठीक है, वाट घंटा, वाट मतलब शक्ति, घंटा मतलब टाइम, यानी W बराबर P/T। आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, एम्पियर सेकेंड। तो ये मिलान है इसके। अब यहां पे देख रहे हैं हम, ये पहले का है फर्स्ट, यानी पहले का यहां पे क्या मिलान है, फोर्थ। पहले का दिया है फोर्थ। ठीक है, दूसरे का है क्या, दूसरे का है, आपने देख रहे हैं तीसरा, दूसरे का है तीसरा, थर्ड। तीसरे का है क्या, सेकंड। और फोर्थ का है ये फर्स्ट। तो यहां पे मिलान करके देखते हैं कि कौन सा ऐसा आ रहा है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1, यानी डी ऑप्शन है, 4-3-2-1। तो इसका ये तो बी है ही, और 6 का ये है डी। 6 का क्या होगा, डी। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन यूपी बोर्ड विज्ञान में 824 CL से ये चौथा क्वेश्चन गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है। तांबे के तारों की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। तांबे के तार की दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। ठीक है, दो कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। ठीक है, अब एक कुंडली में विद्युत धारा, एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर, मान लीजिए यहां बैटरी है इस वाली कुंडली में, और इसमें परिवर्तित मान की धारा, परिवर्तित मान की धारा, या एसी सोर्स से जोड़ दी, ये डीसी सोर्स है। डीसी सोर्स पे क्षण भर के लिए करंट जो है वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है, तो दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। ये जो है मान लीजिए क्षण भर के लिए ऐसा होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है अगर बैटरी है। हाँ, अगर एसी सोर्स लगाए तो लगातार ये बल्ब जलता रहेगा। आप कहोगे बैटरी नहीं है। ठीक है, इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं इस घटना को। और यह इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वेरिएबल करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगती हैं। इस द्वारा हम जानते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ग्रोथ होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो निकट में रखी जो दूसरी कॉइल है उसमें से होकर के गुजरती है, उसमें से होकर गुजरती है। कॉइल में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अगर चेंज आता है टाइम के साथ, यानी फ्लक्स में चेंज, तो कुंडली के सिरों पे, यानी यहां एक ईएमएफ विद्युत वाहक पर जनरेट होता है, और उस कारण जो है एक धारा पर उत्पन्न होती है दूसरी कुंडली में, और ये बल्ब जल जाता है। तो एक कुंडली में परिवर्तित मान की धारा प्रवाहित करते हैं, तो निकट रखी दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण में से ये अन्योन्य प्रेरण की घटना है। इसे म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण नहीं, अन्योन्य प्रेरण। तो 7 का हो गया आपका क्या, सी, 7 का सी। और मुझे लगता है कि इस साल के जो सिलेबस में विद्युत चुंबकीय प्रेरण हटा दिया है, और फिर भी क्वेश्चन डाल दिया है बच्चों की आफत के लिए। अब बच्चों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर उन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस में दिया ही नहीं, सिलेबस में दिया नहीं, और फिर भी ये क्वेश्चन अड़ा दिया यूपी बोर्ड ने। भाई साहब, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में था कुछ 2 साल पहले, और 2 साल से ये अन्योन्य प्रेरण हटा दिया है, जनरेटर वगैरह ये सब क्वेश्चन हटा दिए। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया भैया अन्योन्य प्रेरण का? फिलहाल की जो सिलेबस में जो नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी द्वारा, तो कक्षा 10 में परिवर्तित सिलेबस, तो उसमें ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर हटा दिया है, हटा दिया है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन खामा काम पूछ लिया है, बच्चों के लिए परेशानी कर दी कि भाई साहब चैप्टर पढ़ा ही नहीं हमने यूपी बोर्ड में, तो अब हम इसका जवाब कैसे देंगे हम? जिसको आइडिया होगा उन्होंने कर दिया होगा। तो 7 का सी। चलिए
यानी 7 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस सिलेबस से बाहर, सिलेबस से बाहर है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। निम्न अब आप उपभाग, उपभाग 2 में आगे भाई साहब, हम उपभाग 2 में, उपभाग 2 में आगे केमिस्ट्री। निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा करें। कह रहा है ये प्लस, इधर से देखिए, कह रहा है दिख रहा होगा आपको, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, हाँ देखिए क्वेश्चन है इसमें प्लस CO2, ठीक है, गिब्सस दे रहा है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन दिया है CaO, ऑप्शन दिया है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम हाइड्रेट, ऑप्शन दिया गया है एसिटिक एसिड CH3COOH। आप ये देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट लवण है, ये भाई साहब लवण है, और ये है जल। और लवण और जल जो बनते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया से द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड सब जानते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होते हैं, तो ये अम्लीय प्रकृति का है, ये अम्ल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्षार होना चाहिए, कोई क्षार होना चाहिए, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट लवण और जल बनेगा, यहाँ पे क्षार होना चाहिए। अब क्षार कैल्शियम हाइड्राइड जी नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, ये नहीं। अब यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड भी क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं भाई साहब, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और ये भी क्षार है। भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, लेकिन इसका जवाब क्या है? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे लिख दूं तो भाई साहब हाइड्रोजन क्या अपने आप पैदा हो गया? तो बोलिए क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को यहां रख दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन के रह जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी भी क्षारीय नेचर होती है, इसकी भी क्षारीय नेचर होती है। तो बेटा बाय मत करें, दोनों की क्षारीय नेचर होता है। अगर मैं यहां से रख देता हूं तो वाटर फिर कहां से आ गया? हाइड्रोजन कहां से आ गया? इसलिए संभव नहीं है। और यहां पे जवाब होगा इसका क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, 8वें का जवाब है क्या? 8वें का क्या जवाब है साहब? बी ऑप्शन है, 8वें का बी ऑप्शन है। चलिए 8वें का बी ऑप्शन, 8वें का बी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, शायद सभी को दिख रहा होगा। देखिए 9वां क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4, CuSO4 ये सॉलिड है, S ये जो है एक्वस फॉर्म में है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। गिब्सस कह रहा है FeSO4, FeSO4 AQ एक्वस में प्लस Cu और ये सॉलिड में, ठीक है। पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, द्विपघटन, संयोजन, अपघटन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है जा। और इसका जवाब होगा 9वें का क्या? ये। अब विस्थापन अभिक्रिया क्यों है? यहाँ पे ये धातु सक्रिय धातु है, ये कम सक्रिय धातु को इसके साल्ट से हटा देती है, और ये कम सक्रिय धातु हट जाती है उसके लवण से, और ये सल्फेट से ये अधिक सक्रिय धातु से जुड़ जाती है। तो यहाँ पे दो पदार्थ जो भाग ले रहे हैं उनमें से एक के अणु का परमाणु किसी अन्य पदार्थ के परमाणु द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तब ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे FeSO4 बन गया, Cu हट गया। क्लियर? तो इसका जवाब क्या है? 9वें का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10। कह रहा है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहो या खाना सोडा कहो या सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो या बेकिंग पाउडर कहो, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3।
CaOCl2 तो विरंजक चूर्ण है भाई साहब। क्या है ये? विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण है। और जबकि NH4Cl ये नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर है भैया, अमोनियम क्लोराइड। और ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट। तो ये है बेकिंग सोडा, खाना सोडा। तो इसका जवाब क्या हो गया? 10वें का बी, 10वें का बी, 10वें का है बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है 11वें क्वेश्चन में, निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। वे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के, जिनकी कार्बन श्रृंखला में या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे जो है हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? बोलिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो सभी एल्कीन और एल्काइन, अब चलिए देखते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए एल्केन के लिए, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन के लिए होता है CnH2n+2, एल्कीन के लिए होता है CnH2n, जितना कार्बन दुगुना हाइड्रोजन, एल्केन के लिए जितना कार्बन दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, और कैन के लिए दुगने कार्बन के दुगने में से 2 कम कर दो, ये हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ CH4 कह रहा है, तो भाई साहब CH4 कह रहा है ये, तो ये मेथेन है। तो कार्बन नंबर 1, 1 का दुगुना 2, 2 में प्लस 2 कर दो 4, ये एल्केन है मेथेन, ये मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर C2H4, तो ये है जितना कार्बन बटे दुगुना हाइड्रोजन, तो वो क्या है? एल्कीन श्रेणी में, एल्कीन श्रेणी में तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। और तीसरा है C3H8, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़ दो प्लस 8, C3H8, ये भी एल्केन है, अर्थात एल्कीन एल्कान नहीं है, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। और अगला क्वेश्चन C4H10, 4 का दुगुना 8, 8 में 2 जोड़ दो 10, C4H10, ठीक है, तो ये भी एल्केन है। तो कुल मिलाकर इसका जवाब है, ऑप्शन है निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4B। तो 11वें का क्या होगा? बी, 11वें का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। 11वें का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखिए। हाँ, निम्न में सजातीय श्रेणी, 12वां क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के दो परमाणुक अणु में बॉन्ड आबंध होगा, बॉन्ड डाई एटॉमिक अणु में, द्विपरमाणुक अणु में, द्विपरमाणुक अणु में जो आबंध होगा, बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड होगा ना, वो होगा द्विबंध। सॉरी, नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है? त्रिआबंध। तो 12वें का होगा सी, 12वें का होगा सी, ठीक है। बच्चे ने लगाया है, गलत लगाया है बच्चे ने, 12वें का बी कर दिया है, ठीक है। इसका क्या होगा? सी, 12वें का सी। नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के दो परमाणु, डाई एटॉमिक दो परमाणु के ये अणु है नाइट्रोजन का, N2 नाइट्रोजन गैस, तो उसके बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं दोनों परमाणुओं के, ठीक है। बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अपनी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। चलिए, तो 12वें का हो गया सी, 12वें का सी, त्रिआबंध, 12वें का सी। 13वें का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या है भाई? समजातीय श्रेणी, होमोलगस सीरीज। तो CH3OH या C2H5OH, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसने, ये पहला है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो दूसरा दिया है CH3COOH। कंसेप्चुअली जानते हैं ना कि सही है कि डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट
समझते आइए कि क्यों सही है आपके क्वेश्चन या क्या गलत है, आपके क्वेश्चन क्यों सही है या क्यों गलत हैं। चलिए देखते हैं कंसेप्चुअली। C2H5OH, C2H5OH, सॉरी C2H5CHO, C2H5CHO, और कह रहा है CH3OCH3। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन दिया है C3H8, ऑप्शन दिया है C4H9OH। चलिए देखते हैं। तो सजाती श्रेणी, देखिए ये इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, इसमें भी एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, यही है, ये मैथेनॉल, ये एथेनॉल, ये मैथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, दोनों में क्रियात्मक समूह एक ही है और एक ही क्रियात्मक समूह होता है तो वो सजाती श्रेणी के सदस्य होते हैं, होमोलगस श्रेणी के सदस्य होते हैं। ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक, और ये कीटोन है, ये जो है प्रोपेनॉन है, और ये है एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और ये है प्रोपेनॉन। ये तो ये सजाती श्रेणी के नहीं है। ये है एल्डिहाइड और ये है ईथर, ये मिथॉक्सी मेथेन है, और ये है प्रोपेनल, C2H5CHO प्रोपेनल, तो ये भी नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड और ईथर अलग अलग है क्रियात्मक समूह। C3H8, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़ दो, ये एल्केन है यानी प्रोपेन है। C4H9OH, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है, एल्कोहल है इसमें, तो ये भी नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा सजाती श्रेणी का? सजाती श्रेणी वो होती है जिसमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं, तो दोनों में समान क्रियात्मक समूह है, तो यही है इसका जवाब है। 13वीं का हुआ इसका जवाब पहला ही है, ए ऑप्शन 13वीं का पहला क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं देख रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन ब्राइटनेस। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? भाई साहब, जो C6H12O6, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज है ना, वो किस में बदल जाए? पायरुवेट, 3 कार्बन वाला अणु पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुवेट 3 कार्बन वाला, पायरुवेट जो 3 कार्बन वाला है पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में चलता है मामला। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं जाता है, यहाँ कई स्टेप से गुजरकर इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है, यहां जैसे कई चरण से गुजर के 6-7-8 चरण होते हैं ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर आइसोफॉस्फेट बनते हैं, और धीरे धीरे करते करते ये पायरुवेट तक पहुंच जाता है 3 कार्बन। यहां फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। ठीक है, तो 6 कार्बन वाला ये जो ग्लूकोज है वो 3 कार्बन वाले में विखंडन होता है। वो प्रक्रम किसमें अपनाया जाता है? तो भैया ये किसमें है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होता है। और जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जीवाणु एक कोशिकीय, माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं एक कोशिकीय, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो उन्हें सब्र रखना पड़ता है इसी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया पे जो कोशिका द्रव्य में अपनाई जाती है। 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, तो और जबकि जो यूकैरियोटिक प्राणी हैं जैसे हम सभी, तो हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो पायरुवेट आगे चल करके दो अणु बनते हैं इसके, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है, और वहां पे ये पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बिल्कुल डिकम्पोजिशन होता जाता है, और वहां 36 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तब कुल मिलाकर के 2 एटीपी, यहाँ केवल 2 एटीपी अणुओं का लाभ, और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, जिसमें क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र प्रक्रिया चलती है, क्रेब चक्र प्रक्रिया, क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 38 एटीपी। तो मैं ये कह रहा हूं इसका जवाब है कोशिका द्रव्य, 6 कार्बन वाले। ठीक है, तो इस बच्चे ने गलत जवाब दिया है, बी कह रहा है।
तो 14वें का जवाब है ए। ठीक है, अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, वो विक्रम क्या है, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए, सॉरी, अपोहन संबंधित है, अपोहन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है अपोहन मतलब डायलिसिस, 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 अपोहन। डायलिसिस मतलब खून का साफ करना, डायलिसिस। जब भी किसी व्यक्ति में जो गुर्दे किडनी खराब हो जाते हैं तो उसका जो खून है छन नहीं पाता है, साफ नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड में जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है, यूरिया, बिलिरुबिन, बिलिक एसिड, क्रिएटिन, फॉस्फेट, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है और शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो इसकी जो डायलिसिस वाली प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। ठीक है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, उत्सर्जन से संबंधित है। एक मशीन होती है जो किडनी की तरह काम करती है, उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। तो जिस मरीज के गुर्दे खराब हो गए होते हैं उसे उस डायलिसिस मशीन में कनेक्ट कर दिया। एनसीईआरटी में चित्र भी दिया है, एनसीईआरटी किताब में ये चित्र भी दिया है, डायलिसिस मशीन और एक मरीज का चित्र दिया है डायलिसिस मशीन का। तो व्यक्ति उसमें ब्लड में ये निडल लगा देते हैं, वो मशीन छानती आती है और फिर जब रिटर्न होकर आता है खून साफ होकर के उसे दूसरी नस में लगा देते हैं। तो धीरे धीरे कुछ घंटों में वो मशीन साफ कर देती है खून को। तो कुल मिलाकर के ये अपोहन या डायलिसिस प्रक्रिया संबंधित किससे है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस द्वारा जो भी शरीर के भीतर कोशिकाओं में जो भी उपापचय प्रक्रिया होती है उनके दौरान जो भी जाने अनजाने में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें रक्त से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और जिसमें उत्सर्जन में खास योगदान होता है किडनी का। ठीक है, बाकी के जैसे लिवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्किन है, ये भी थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं उत्सर्जन में। तो इसका क्या होगा, इसका जवाब होगा 15 का सी, उत्सर्जन। ये बच्चा फिर से गलत करके लाया है, 15 का इसने परिवहन लगाया है, डी। तो 15 का सी सही होगा, 15 का सी दिख रहा है आपको, 15 का सी, 15 का सी नहीं, नीचे पहुंच गया ये, 15 का सी, 15 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से जंतु हार्मोन 16 पूछा है, जंतु हार्मोन कहा है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन कहा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कहा है ऑक्सिन जिबरेलिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन, 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 ऑक्सिन जिबरेलिन, 4 ऑप्शन दिए हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिबरेलिन पादप हार्मोन है, तीनों ही वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, पौधों में वृद्धि को प्रेरित कराते हैं। तो जंतु हार्मोन इनमें से कौन है, ये है एड्रीनलिन। तो इसका 16 का क्या होगा, ए होगा, 16 का क्या होगा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है भाई साहब, एड्रीनल ग्रंथि से, ये किडनी है तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है ये एड्रीनलिन। पूरी बात समझ में आ रही है। एड्रीनलिन जो शरीर में, ये से संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी, शरीर जब खराब हालत में होता है, संकट की अवस्था में होता है तो शरीर में एकदम से जो ऊर्जा आती है, शरीर एक्साइट हो लेता है, यानी जो भी शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे फेफड़ों की श्वसन दर बढ़ जाना, हृदय की स्पंदन दर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों की पुतली का बढ़ जाना, उधर का ब्लड, इस वाले पाचन तंत्र से अन्न की सप्लाई अधिकांशतः मसल्स में हो जाना, इन सब प्रक्रियाओं को अंजाम दिलवाता है एड्रीनलिन हार्मोन। और ये जंतु हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। तो इसका जवाब क्या है, 16 का ए, 16 का ए है ये 16। 17 देखिए, 17 एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। बड़ा गजब सवाल पूछा है ये यूपी बोर्ड एग्जाम में, बड़ा गजब सवाल।
एकल पौधे से, एकल पौधे से कैसे पौधे तैयार करने हैं? अनेकों संक्रमण मुक्त परिस्थिति में अनेक पौधे, अनेक पौधे संक्रमण मुक्त, संक्रमण मुक्त, संक्रमण मुक्त परिस्थिति। अरे लिखना पड़ता है भैया, डिजिटल बोर्ड थोड़ा ये डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, लिखना पड़ता है। परिस्थिति में उत्पन्न करने की तकनीक, उत्पन्न, उत्पन्न करने की तकनीक, उत्पन्न करने की तकनीक पूछा है उसने। क्या तकनीक है? कहा है ऑप्शन बीजाणु समागम, बीजाणु समासंघ, बीजाणु समासंघ। दूसरा कहा है इसने ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन। और फिर कहा है इसने द्विविखंडन लैंगिक जनन, द्विविखंडन और लैंगिक जनन। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या है। इसका जवाब है नहीं लैंगिक जनन नहीं, इसका जवाब है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। ऊतक संवर्धन ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा एकल पौधे से, सिंगल प्लांट से अनेकों प्लांट प्राप्त करने की तकनीक है संक्रमण मुक्त परिस्थिति में। असल में क्या होता है, ये एनसीईआरटी किताब में इसे भी जाने वाले कॉलम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऊतक संवर्धन के बारे में चर्चा दिया है, थोड़ा सा टिश्यू कल्चर के बारे में। एनसीईआरटी कक्षा 10 में इसे भी जाने वाले कॉलम में ऊतक संवर्धन और ये पौधों एवं जंतुओं जनन वाले चैप्टर में मिलेगा। एनसीईआरटी में ऊतक संवर्धन के बारे में इसे भी जाने वाले कॉलम में मिलेगा आपको देखने पर। इसमें क्या है कि कोई भी पौधा, जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है और ये इसके शीर्ष भाग है, ये इसका जड़ है, ये इसका तने का शीर्ष है। शीर्ष जो इससे होते हैं, शीर्ष हिस्से, तो शीर्ष हिस्से में ग्रोथ हो रही होती है लगातार, शीर्ष हिस्से में ग्रोथ हो रही होती है। वहां साइटोकाइनिन हार्मोन के अंडर कंट्रोल में लगातार सेल बनती जाती है, नई नई, लगातार नई नई सेल का जन्म होता जाता है और नई नई सेल, यानी वहां सेल डिवीजन हो रहा है बड़ी जबरदस्त रफ्तार से। इस शीर्ष भाग में जो भी शीर्ष भाग हैं उन वाले जगहों पे, बोली बात समझ में आएगी नहीं? तो साइटोकाइनिन हार्मोन के अंडर कंट्रोल में और ऑक्सीजन हार्मोन के साइज बढ़ाता जाता है, इसलिए परफेक्ट ग्रोथ होती जाती है। बस इसका आप नमूना लीजिए, सैंपल लीजिए। यहाँ पे जो कोशिकाएं लगातार ग्रो हो रही है ना, इन्हें स्टेम सेल कह सकते हैं। स्टेम जिसके अंदर न्यूक्लियस में सारे के सारे जीन एक्टिव कंडीशन में होते हैं, ऑफ कंडीशन में नहीं होता। सब जीन ऑन कंडीशन में होते हैं, जो भी प्लांट के बनने के लिए होते हैं। उन्हें स्टेम कोशिका कहते हैं। बड़ी जबरदस्त कोशिका होती है। स्टेम कोशिका में पूरे के पूरे जीव बनाने की क्षमता होती है। बस अब इस सैंपल को आप लें, इस सैंपल को लेकर के ये हमें न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक माध्यम में रख दें। पहले हम रखें, बेटा शांत हो जाए, पोषक माध्यम में रख देते हैं। पोषक माध्यम में जैसे मान लीजिए ये मैंने कांच की परख नली में, टेस्ट ट्यूब में, ये इसमें इन सेल के ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए मीडियम, पोषक माध्यम, उसमें ये कोशिकाएं डाल दी। मान के चलिए मैंने कुछ 2 4 6 कोशिकाएं दिखा दी, इसमें डाल दी। अब ये कोशिकाओं पोषक माध्यम में लगातार मिलता जाएगा, ये कोशिकाओं का नंबर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, कोशिकाओं का समूह बनने लगेगा, टिश्यू बनने लगेगा। तभी तो है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, उसका कल्चर हो रहा है। यानी उस कोशिकाओं को लेकर उसका बढ़ाया जा रहा है। धीरे 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 उसमें ऐसी कोशिकाओं का ग्रुप बनता जाएगा, ऐसी कई कोशिकाएं बनती जाएंगी, ये गुच्छा बनता जाएगा। इसे कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं आप इसे? कैलस, कैलस कहते हैं। अब इसी कैलस को अलग अलग सैंपल में अलग अलग, जैसे मैं मान लीजिए मैंने 4 परख नली ले ली, मैं 4 पौधों को उत्पन्न करना चाहता हूं, तो 4 परख नली ले ली ये कैलस को, और इसमें मैंने ऐसे चीजें डाल दी, ऐसे हार्मोन्स
हार्मोन्स मीडियम डाल दिए है, हार्मोन्स, क्योंकि अब ये कोशिका यहां से लेकर के किसी भी तरीके से कुछ कोशिका इसमें डाल दी, कुछ इसमें डाल दी, कैलस का हिस्सा, कुछ कैलस का हिस्सा इसमें डाल दिए, कुछ कैलस का हिस्सा। अब इसमें वे हार्मोन भी डाल दिए, वे हार्मोन्स भी डाल दिए जो उसे, वे हार्मोन्स भी इसमें डाल दिए जो डिफ्रेंशिएट कराते हैं, यानी बेटा शांति लाली। तो हार्मोन्स यहाँ पे मैंने 4 पौधे तैयार करने हैं, मैंने कैलस को लिया और ये सैंपल इसमें डाल दिया। बोली बात सुनी। अभी कोशिका का गुच्छा है, किस कोशिका को जड़ बनना है, किस कोशिका को तना बनना है, किस कोशिका को पत्ती बनना है, किस कोशिका को जाइलम बनना है, किस कोशिका को फ्लोएम बनना है। यानी अभी कोशिकाओं में काम का बंटवारा भी होना है, काम का बंटवारा भी होना है, यानी डिफरेंशिएशन होना है, विभेदीकरण होना है। तो विभेदीकरण कराने के लिए इसमें विशेष हार्मोन्स का सैंपल डाला जाता है, हार्मोन्स का सैंपल डाला जाता है इसमें, और आखिरकार धीरे 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 इसमें कोशिकाएं विभाजन भी चल रहा है, डिफरेंशिएशन भी चल रहा है, कोशिकाओं में काम का बंटवारा भी चल रहा है। तो धीरे धीरे इसमें कुछ कोशिकाएं जड़ें और धीरे धीरे कुछ कोशिकाएं पत्ती, ऐसे ऐसे करके ये जो है इसमें से पौधे बनते जाते हैं, पौधे बनते जाते हैं, पत्तियां निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं। ये तो इस प्रकार हमने यहां से शुरुआत की, इसे यहां, फिर चारों को यहां, इस तरह से हमने एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थिति में उत्पन्न किए, 4 पौधे हमने पैदा कर दिए। ये डिफरेंशिएशन चल रहा है, कुछ कोशिकाएं जड़ बनाने में, तने बनाने में, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम, तरह तरह की कोशिकाओं में डिफरेंशिएट होती गई और आखिरकार पौधे का जन्म होता चला जाता है। इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन, जिसका जवाब है 17 का बी, 17 का बी। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि ये बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, बेहतर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखता हूं, हेलो जी हाँ। फिर अगला है आपका 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोरोफिल आवश्यक है किसके लिए, 17 का तो हो गया बी, ठीक है। क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है भैया, सब बच्चे जानते हैं, बच्चा जानता है। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, वाष्प। इसका जवाब है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सब जानते हैं, इसमें क्या कहना है, सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए ये ऑप्शन। तो 18 का हो गया क्या, ए, 18 का क्या हो गया, ए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया पौधों में भी होती है और सभी में होती है श्वसन की प्रक्रिया, एक कोष की जीव हो चाहे बहुकोष की जीव हो, सभी में होती है, लेकिन इसके लिए क्लोरोफिल जरूरी नहीं है। उत्सर्जन जंतुओं में होती है तो पेड़ पौधों में नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन ये पेड़ पौधों में होती है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन के लिए क्लोरोफिल जरूरी नहीं है, उसमें तो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है 18 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है साहब, 19वां, पारतंत्र का भौतिक रूप, पारतंत्र का भौतिक रूप, इकोसिस्टम का भौतिक रूप, भौतिक कारक क्या है, कारक ये साफ झलक रहा है, भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर। तो ताप पौधे, जंतु सूक्ष्म जीव, जंतु सूक्ष्म जीव। कोई अगर थोड़ा सा भी इशारा जानता होगा कि भैया भौतिक चीज, इसमें तो सभी जीव जंतु है। ये है टेम्परेचर, इसका फिजिकल फैक्टर है, ये तो जैविक कारक है, बायोलॉजिकल फैक्टर है ये तो, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा 19 का ए, 19 का भी क्या होगा ए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां, देखिए 20वां क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन है, निम्न में कौन शीर्ष मांसाहारी है, कौन शीर्ष मांसाहारी है। भाई साहब लिखना पड़ता है मुझे, डिजिटल बोर्ड नहीं है ये व्हाइट बोर्ड है, देसी बोर्ड। कौन शीर्ष मांसाहारी है, थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा, सब्र तो रखना पड़ेगा भाई। ये है सांप, खरगोश,
बकरी, बकरी और शेर, ये कह रहा है शीर्ष मांसाहारी। ठीक है, टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो खरगोश तो शाकाहारी है, तो हो ही नहीं सकता है। बकरी शाकाहारी है, ये भी नहीं हो सकता है। अब इसमें रह गया, सांप भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है। सांप को भी कोई खा सकता है, बाज, मोर। शेर को खाने वाला कोई नहीं है। अकेला जंगल में शेर का खाने वाला कोई नहीं। जिसको कोई नहीं खा सकता है, वही सर्वोच्च मांसाहारी होता है। ठीक है, ये मांसाहारी है लेकिन शीर्ष नहीं है। इसे तो खा सकते हैं मोर, बाज और भी, लेकिन शेर को नहीं, पंगा कोई नहीं लेगा शेर। तो इसका जवाब है 20 का डी। चलिए, और ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। और यूपी बोर्ड में जो है, यूपी बोर्ड 2004 मार्च 2025 में विज्ञान विषय के इस 824 सीएल कोड में से ये जो 2 क्वेश्चन में थोड़ा ये है, चौथा क्वेश्चन तो गलत ही पूछा है फिजिक्स में। फिजिक्स भाग में इस वाले कोड के पेपर में चौथा क्वेश्चन तो गलत ही पूछा है। जवाब क्या दे भाई साहब उसका? 1 नंबर बोनस का मिलना चाहिए। और मुझे लगता है 1 नंबर ये भी बोनस का मिलना चाहिए बच्चों को, विद्यार्थियों को जिनके पास ये कोड वाला पेपर है। बच्चों को 2 नंबर बोनस में मिलने चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है। भैया इसमें देखते हम गूगल पे, तो वो विद्युत चुम्बकीय पीरियड दिखा नहीं रहा है। तो विद्युत चुम्बकीय पीरियड से रिलेटेड अननोन पीरियड वाला क्वेश्चन पूछा ही क्यों है? क्यों पूछ रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि 2 नंबर इस मिलने चाहिए बोनस की। सभी का धन्यवाद।